पार्टी पर हमारी पार्टी की मास लाइन के विषय में लियू शाओची। वर्तमान संशोधित संविधान की एक और विशेषता यह है कि सामान्य कार्यक्रम और पार्टी संविधान के विस्तृत प्रावधानों में पार्टी की मास लाइन पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि मास लाइन हमारी पार्टी की मौलिक राजनीतिक और संगठनात्मक लाइन है। इसका मतलब यह है कि हमारे सभी पार्टी संगठन और पार्टी का काम जनता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना चाहिए। कॉमरेड माओ त्से तुंग ने हमें बार बार बताया है कि हमें अपने सभी कामों में जन दिशा को लागू करना चाहिए। इस कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट में उन्होंने फिर से हमें सबसे ईमानदार शब्दों में आग्रह किया कि हम अपना काम जन दिशा के अनुसार करें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को अन्य सभी राजनीतिक दलों से अलग करने वाली एक खासियत यह है कि हमारे पास व्यापक जन समूह के साथ बहुत करीबी संबंध हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोगों की पूरी तरह से सेवा करें और एक पल के लिए भी खुद को जन समूह से अलग न करें, सभी मामलों में लोगों के हितों से आगे बढ़ें न कि व्यक्तिगत समूहों के हितों से। वे चाहते थे कि हमारे साथी यह समझे कि एक कम्युनिस्ट के शब्दों और कार्यों की सर्वोच्च कसौटी यह है कि क्या वे सर्वोच्च हितों के अनुरूप हैं और उन्हें जनता के भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने हमें आगे बताया कि हम तब तक अजेय रहेंगे जब तक हम जनता पर भरोसा करते हैं, जनता की अटूट रचनात्मक शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं और इस प्रकार उन पर भरोसा करते हैं और उनके साथ अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के काम में आज्ञात गलत है, क्योंकि जनता की राजनीतिक चेतना के स्तर को लांघना और स्वैच्छिक जन कार्रवाई के सिद्धांत का उल्लंघन करना आवेग की बीमारी को दर्शाता है। और उन्होंने आगे कहा, किसी भी प्रकार के काम में टालमटोल भी गलत है, क्योंकि यह जनता की राजनीतिक चेतना के स्तर से नीचे गिरना और जनता को आगे ले जाने के सिद्धांत का उल्लंघन करना विलंब की बीमारी को दर्शाता है। कॉमरेड माओ त्से तुंग की ये सभी शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक पार्टी सदस्य को इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए और ईमानदारी से इनका पालन करना चाहिए। हमारी यह जन रेखा केवल सर्वहारा पार्टी में ही संभव है। यह एक वर्ग रेखा है, सर्वहारा वर्ग की जन रेखा। जन साधारण के बारे में हमारा दृष्टिकोण और उनके साथ हमारा संबंध शोषक वर्गों के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत है। हम पूरी तरह समझते हैं कि मुक्ति के लिए लोगों के संघर्ष में जनता का अगुवा निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लोगों की पूर्ण मुक्ति तभी संभव है जब उनके पास अपना खुद का अगुवा हो, जैसे कि हमारी पार्टी। अन्यथा वे क्रांतिकारी नेतृत्व के बिना रह जाएंगे और परिणामस्वरूप लोगों की क्रांति विफल हो जाएगी। केवल हमारी पार्टी के दृढ़ और सही नेतृत्व में और केवल हमारी पार्टी द्वारा दिए गए राजनीतिक दिशा निर्देश के अनुसार संघर्ष को आगे बढ़ाकर ही चीनी लोग अपनी पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जनता के अगुवा को जनता के साथ उचित और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। उसे सभी क्षेत्रों में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में जनता के हितों के लिए खड़ा होना चाहिए और जनता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से पहले उसे जनता के प्रति सही रवैया अपनाना चाहिए और सही तरीकों से उनका नेतृत्व करना चाहिए। अन्यथा अगुवा के लिए जनता से अलग हो जाना पूरी तरह संभव है। उस स्थिति में वह जनता का अगुवा नहीं रह जाएगा और वह न केवल जनता को मुक्ति दिलाने का कार्य करने में विफल रहेगा, बल्कि दुश्मन द्वारा पूरी तरह से विनाश का भी सामना करेगा। इसका मतलब यह है कि जनता के अगुवा को अपने सभी कार्यों में एक पूरी तरह से स्पष्ट जन मार्ग का पालन करना चाहिए। किन परिस्थितियों में अगुवा दल जनता से अलग हो जाएगा? सबसे पहले, जब ये जनता के अगुवा के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो जाता है, जब ये हर समय और हर परिस्थिति में लोगों के सबसे व्यापक संभव वर्गों के अधिकतम हितों का प्रतिनिधित्व करने में विफल हो जाता है, जब ये सही समय पर सही कार्यों, नीतियों और काम के तरीकों को परिभाषित करने में विफल हो जाता है और जब ये सत्य पर अडिग रहने और समय रहते अपनी गलतियों को सुधारने में विफल हो जाता है, तो ये खुद को जनता से अलग कर लेता है। दूसरे शब्दों में, पक्षपात और लापरवाही हमें जनता से अलग कर देगी। हमारी पार्टी में कोई खुली वकालत या स्वतःस्फूर्तता नहीं रही है और न ही कोई ऐसा पुच्छवादी सिद्धांत सामने रखा गया है जो स्वतःस्फूर्त जन आंदोलनों का अनुसरण करने या सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व को समाप्त करने की वकालत करता हो। लेकिन 1924-27 की क्रांति के उत्तरार्ध में चेन डुक्सियुवाद और जापान के विरुद्ध प्रतिरोध के युद्ध के आरंभिक काल में आत्मसमर्पणवाद दोनों ही एक तरह का पुच्छवाद था, क्योंकि उनके नायक उस समय के जन क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत पीछे थे। वे लोगों का प्रतिनिधित्व करने या उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए सही कार्य के तरीकों की नीतियां निर्धारित करने में असमर्थ थे। इस प्रकार उन्होंने खुद को लोगों से अलग कर लिया और क्रांति को नुकसान या पराजय पहुंचाई। इसके अलावा हमारे काम के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ साथियों ने पुच्छवादी प्रकृति की गलतियां की हैं।
उदाहरण के लिए अपने व्यावहारिक काम में कुछ लोगों ने पार्टी को वर्ग संगठन के सर्वोच्च रूप के बजाय सेना, सरकार में पार्टी के प्रमुख समूहों या ट्रेड यूनियनों का एक अंग माना। अन्य लोग उदासीन, आत्मसंतुष्ट या इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने चीजों को यूं ही चलने दिया और सुधार करने की कोई इच्छा नहीं थी। वे मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सही कार्य, नीतियां और काम करने के तरीके निर्धारित करने में विफल रहे, जिससे जनता को कदम दर कदम आगे बढ़ाने के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। वे जनता के पिछड़े विचारों के आगे झुक गए और खुद को साधारण मजदूर, किसान या पिछड़े तत्वों के स्तर पर गिरा दिया, इस प्रकार अपनी अग्रणी भूमिका को त्याग दिया। कभी कभी वे जनता के गलत विचारों के आगे झुक गए, स्वतःस्फूर्त जन आंदोलनों के पीछे चले गए और परिणामस्वरूप जनता को सही और दूरदर्शी नेतृत्व देने में विफल रहे। इस तरह की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से हमें व्यापक जनता से अलग कर देती है। उन्हें नेतृत्व करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, जब ये सही रवैया और सही तरीके से जनता का नेतृत्व करने में विफल रहता है, जब ये लोगों को पार्टी के नारों की सत्यता को अपने अनुभव से पहचानने और उसके अनुसार कार्य करने में मदद करने में विफल रहता है, जब इसके द्वारा अपनाए गए नारे बहुत कट्टरपंथी होते हैं और नीतियां अति वामपंथी होती हैं, या जब संघर्ष और संगठन के वे रूप होते हैं जिनकी वकालत ये करता है, तो वे उस समय लागू करना असंभव होता है या जनता को स्वीकार्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, कमांडिज्म, दुस्साहसवाद और बंद दरवाजे की नीति जनता से अलगाव की ओर ले जाएगी। कुछ साथियों ने आदेशवाद, दुस्साहसवाद और बंद कमरे में रहने की गलती की। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ अपने काम में जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। वे यह नहीं मानते थे कि जनता को अपने प्रयासों से खुद को मुक्त करना चाहिए। इसके बजाय वे ऊपर खड़े होकर जनता को आदेश देते थे कि वे उनके लिए लड़े और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। ऐसे साथी इतने उतावले थे कि वे सक्रिय तो दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे यह नहीं जानते थे कि पार्टी के नारे और कार्यों को जनता के नारे और कार्यों में कैसे बदला जाए। न तो वे जनता को जागरूक करना जानते थे और न ही उनके जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना जानते थे। न ही वे ये जानते थे कि जनता को अपनी मर्जी से क्रांतिकारी बनने में मदद करने के लिए कैसे कदम उठाए जाएं। बल्कि वे मनमाने आदेश जारी करके और जनता को कार्रवाई के लिए मजबूर करके जनता को पार्टी के नारे और कार्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते थे। इस तरह उन्होंने जनता की इच्छाशक्ति के सिद्धांत का उल्लंघन किया, और खास तौर पर जब जनता उनके उग्रवादी नारों और अति वामपंथी नीतियों के बारे में संदेह करती थी और असंतुष्ट महसूस करती थी, तो वे आदेश जारी करके, दबाव डालकर या दंड की धमकी देकर उनके क्रियान्वयन के लिए और भी जोर देते थे। इसका एक चरम उदाहरण यह है कि उनमें से कुछ लोगों ने लोगों और कार्यकर्ताओं को डराकर काम करवाने का प्रयास किया। जहां भी वे गए, गलतियां, कमियां और बुरे उदाहरण ढूंढे और इसमें शामिल लोगों की आलोचना, निंदा और दंड देकर उन्होंने मजबूत बिंदुओं को खोजने या अच्छे उदाहरणों को सामने रखने का प्रयास नहीं किया, ताकि उनका अध्ययन, विकास और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने पार्टी के सदस्यों और लोगों को आगे बढ़ने और नायकों और आदर्श कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करके या उपयोगी अनुभव का प्रसार करके गलतियों और कमियों को दूर करने में मदद करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास नहीं किया। सभी दिशाओं में हमला करते हुए उन्होंने केवल आदेश जारी करके काम करवाने का प्रयास किया। जनता से सीखने और लोगों के नए विचारों और सुझावों से लाभ उठाने के बजाय उन्होंने सभी को अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। इस प्रवृत्ति ने जनता से गंभीर अलगाव पैदा किया और न केवल व्यक्तिगत साथियों के खिलाफ बल्कि पार्टी के खिलाफ भी नाराजगी पैदा की। ऊपर बताई गई दो प्रवृत्तियों के अलावा हमारे कुछ साथियों में नौकरशाही और सरदारी की प्रवृत्ति भी पाई गई है। ये प्रवृत्तियां भी जनता से गंभीर अलगाव की ओर ले जाती हैं। नौकरशाही की प्रवृत्ति इस तथ्य में प्रकट होती है कि कुछ साथियों में लोगों की सेवा करने और लोगों तथा पार्टी के प्रति उत्तरदायी होने की भावना का अभाव है। कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं कि वे दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बिना जांच पड़ताल और अध्ययन के या जनता से सीखे आदेश जारी करते हैं, जनता की आलोचना को अस्वीकार करते हैं, उनके अधिकारों की अनदेखी करते हैं या यहाँ तक कि लोगों से यह मांग करते हैं कि वे उनकी सेवा करें, जनता के हितों की कीमत पर अपना लाभ चाहते हैं, सार्वजनिक धन और जनशक्ति को बर्बाद करने में संकोच नहीं करते और भ्रष्ट और पतित हो जाते हैं और लोगों पर हावी हो जाते हैं। युद्ध प्रधानता की प्रवृत्ति इस तथ्य में प्रकट होती है कि कुछ साथी यह समझने में विफल रहते हैं कि हमारी सेना जनता की सशस्त्र सेना के रूप में अपने दुश्मनों को हराने और उनकी मुक्ति पाने के लिए लोगों का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेना को लोगों से परे या ऊपर खड़ी एक विशेष शक्ति के रूप में देखते हैं, या यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव या स्थिति का निर्माण करने के साधन के रूप में देखते हैं।
नतीजतन वे लोगों की सेना में नौकरशाही और हुक्मशाही का सहारा लेते हैं। वे सबसे स्पष्ट रूप से अधिकारियों और सैनिकों के बीच तथा वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच संबंधों में प्रकट होते हैं। सैनिकों और अधीनस्थों को केवल आदेश जारी करने और दंड की धमकी के माध्यम से आदेश दिया जाता है, न कि उनकी पहल और चेतना पर भरोसा करके। दूसरे, ये प्रवृत्तियां सेना और जनता के बीच संबंधों में प्रकट होती हैं। जनता के साथ संबंधों में कुछ साथी अपने अधीनस्थों के बीच सख्त अनुशासन लागू करने की कोशिश नहीं करते हैं और जनता को संजोने के बजाय उन्हें मजबूर करते हैं, मारते हैं और गालियां देते हैं। परिणामस्वरूप सैनिक जनता से अलग हो जाते हैं। तीसरे, ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी सेना और क्रांतिकारी सरकार के बीच संबंधों के प्रति विशुद्ध रूप से सैन्य दृष्टिकोण में प्रकट होती हैं, यानी ये सेना को सरकार से ऊपर रखता है और सरकार को सेना के नियंत्रण में रखता है, जैसा कि सरदार करते थे। जाहिर है, ये प्रवृत्ति जनसेना के चरित्र के अनुरूप नहीं है। हमारी पार्टी में ये गलत प्रवृत्तियां, जो हमें आम जनता से अलग करती हैं, मेहनतकश लोगों के निम्न शैक्षणिक स्तर और पुराने समाज के शोषक वर्गों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। हमारी पार्टी में निम्न बुर्जुआ तत्व और अन्य तत्व जो लंबे समय से उत्पादन से विमुख हैं, आमतौर पर ऐसे प्रभावों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और खुद को आम जनता से अलग कर लेते हैं। ये प्रवृत्तियां समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और हमने अपने पार्टी संविधान के सामान्य कार्यक्रम में इनका उल्लेख करना जरूरी समझा है। क्रांति जितनी ज्यादा विकसित होगी और हमारा काम जितना ज्यादा कठिन होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हमारे बीच ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमें व्यापक जनसमूह के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने और उन्हें मजबूत करने के लिए उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करना चाहिए। जैसा कि कॉमरेड माओ ज़ेडोंग कहते हैं, हमें लगातार फर्श झाड़ना और अपना चेहरा धोना चाहिए ताकि हमारे साथियों के दिमागों में राजनीतिक धूल और कीटाणु न जम जाए और हमारी पार्टी का शरीर सड़ न जाए। जनता के पास अपना एक दृढ़ अगुवा दल होना चाहिए, जो अपनी ओर से जनता के सबसे व्यापक संभव वर्ग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। केवल इसी तरह से लोगों की मुक्ति संभव होगी। हमारी पार्टी चीनी लोगों के अगुवा दल को लगातार उन प्रवृत्तियों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित है, जो इसे जनता से अलग करती हैं, ताकि हम उनके साथ घनिष्ठ एकता की राह पर चल सकें। ये हमारी पार्टी की जन दिशा है, कॉमरेड माओ त्से तुंग द्वारा निर्धारित जन दिशा। यह एक ऐसी राह है जो हमारी पार्टी को लोगों के साथ सही संबंध स्थापित करने और उनका नेतृत्व करने के लिए सही रवैया और सही तरीके अपनाने में सक्षम बनाती है। ये राह हमारी पार्टी के प्रमुख अंगों और व्यक्तियों को अपने अनुयायियों के साथ सही संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। कॉमरेड माओ त्से तुंग के अनुसार हमारी पार्टी की नीतियां और काम करने के तरीके जनता से और जनता के लिए होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारी पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक लाइन वास्तव में जनता से निकलनी चाहिए और वास्तव में उन तक वापस पहुंचनी चाहिए। हमारी पार्टी की सही राजनीतिक लाइन को इसकी सही संगठनात्मक लाइन से अलग नहीं किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों के बीच आंशिक अस्थायी असंगति हो सकती है, लेकिन एक सही राजनीतिक लाइन के साथ साथ एक गलत संगठनात्मक लाइन या इसके विपरीत मौजूद होने की कल्पना करना असंभव है। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एक सही संगठनात्मक लाइन से हमारा मतलब पार्टी की मास लाइन है, जो पार्टी के प्रमुख कैडरों को पार्टी के अंदर और बाहर रैंक और फाइल के साथ निकटता से जोड़ने, जनता से और जनता के लिए के सिद्धांत के लिए और नेतृत्व के माध्यम से विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ सामान्य आह्वान के पूरक के लिए कहता है। हमारी पार्टी और कॉमरेड माओ त्से तुंग की जन दिशा के क्रियान्वयन के लिए पार्टी संविधान के सामान्य कार्यक्रम और प्रावधानों में जनता से संबंधित कुछ दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया है। वे दृष्टिकोण जिन्हें हर पार्टी सदस्य को ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार हैं। पहला दृष्टिकोण है जनता के हित में सब कुछ करने का और पूरे दिल से उनकी सेवा करने का। शुरू से ही हमारी पार्टी की स्थापना जनता की सेवा के लिए हुई थी। हमारे पार्टी सदस्यों के सभी बलिदान, प्रयास और संघर्ष जनता के कल्याण और मुक्ति के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं किए गए हैं। कम्युनिस्ट के रूप में यही हमारी सबसे बड़ी महिमा है, जिस पर हमें सबसे अधिक गर्व है। इसलिए कोई भी दृष्टिकोण जो जनता के हितों की कीमत पर व्यक्तिगत हितों या छोटे समूहों के हितों के लिए खड़ा है, गलत है। जब तक वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं और उनके नाम कुछ उपलब्धियां हैं, तब तक हमारे सभी पार्टी सदस्य और हमारे साथ शामिल होने वाले सभी लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और खुद को उनके अधीन कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या न हो, या वे महत्वपूर्ण अग्रणी पदों पर हो या साधारण लड़ाके, रसोई या ग्रूम हो। वे सभी अपने अलग अलग पदों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए वे सभी समान और सम्माननीय हैं।
हमें अपने सभी पार्टी सदस्यों और कर्मियों की राजनीतिक चेतना को बढ़ाना चाहिए ताकि वे जनता की सेवा कर सकें और खुद को जनता के प्रति जिम्मेदार मान सकें। दूसरा दृष्टिकोण है लोगों के प्रति अपने आप को पूरी तरह उत्तरदायी मानना। लोगों की सेवा करते समय हमें अपने आप को उनके प्रति उत्तरदायी मानना चाहिए ताकि हमारे प्रयासों से उन्हें लाभ मिले और मुक्ति मिले। हमें गलतियों से बचने या उन्हें कम से कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे या उन्हें नुकसान न पहुंचे। लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए कार्य, नीतियां और काम करने के तरीके सभी सही होने चाहिए। अगर वे सही नहीं हैं, तो वे लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमें ईमानदारी से आत्मा आलोचना करनी चाहिए और तुरंत सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए कि लोगों की सेवा कैसे करनी है और हमें उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। किसी भी परिस्थिति में हमें लोगों के प्रति लापरवाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, हमें एक गंभीर और जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। ये भी समझना आवश्यक है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होना पार्टी के प्रमुख निकायों के प्रति उत्तरदायी होने के समान है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि हमारे पार्टी सदस्य किसी प्रमुख निकाय या किसी व्यक्तिगत नेता के प्रति उसके निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे, फिर भी यदि वे पार्टी नेतृत्व के प्रति उत्तरदायित्व को जनता के प्रति उत्तरदायित्व से अलग रखेंगे, तो वे गलत होंगे। जनता के प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानकर ही कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम कार्य करने वाला माना जा सकता है। ये समझना चाहिए कि पार्टी के हित जनता के हित के समान है। जो जनता को लाभ पहुंचाता है वो पार्टी को भी लाभ पहुंचाता है और पार्टी के प्रत्येक सदस्य को ऐसी सभी चीजों के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। इसी प्रकार जो भी चीज जनता को नुकसान पहुंचाती है वह पार्टी को भी नुकसान पहुंचाती है और पार्टी के प्रत्येक सदस्य को उसका विरोध करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। जनता के हित ही पार्टी के हित हैं। जनता के हितों के अलावा पार्टी का अपना कोई विशेष हित नहीं है। अधिकतम लोगों का अंतिम हित ही सत्य की सर्वोच्च कसौटी है और फलस्वरूप हमारे पार्टी सदस्यों की सभी गतिविधियों की सर्वोच्च कसौटी है। जो पार्टी सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी है वह पार्टी के प्रति भी उत्तरदायी है। ये समझना होगा कि पार्टी के प्रति जिम्मेदारी और जनता के प्रति जिम्मेदारी एक समान है। उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। जब कार्यों, नीतियों या कार्य के तरीकों के संबंध में प्रमुख अनुभव या व्यक्तिगत नेताओं के निर्देशों में कमियां या गलतियां पाई जाती हैं, तो उनके सुधार के लिए सुझाव लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ दिए जाने चाहिए। हमें इस बात के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसा होने का मतलब है लोगों और पार्टी दोनों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना। चीनी लोगों के बुनियादी हितों की मांग है कि पार्टी अनुशासन का पालन किया जाए और पार्टी की एकता को बनाए रखा जाए। लोगों के प्रति जिम्मेदारी के नाम पर पार्टी के अनुशासन और एकता को कम नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी किसी प्रमुख निकाय या व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कमी या गलती को सुधारा जाना चाहिए। इस संबंध में मदद करना पार्टी के हर सदस्य का कर्तव्य और अधिकार है, क्योंकि ऐसी कोई भी कमी या गलती लोगों और पार्टी के लिए हानिकारक है। अपनी और नेतृत्व की गलतियों की ईमानदारी से आलोचना करना और पार्टी अनुशासन का पालन करना लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना का निर्माण करता है। तीसरा दृष्टिकोण लोगों की आत्म मुक्ति में विश्वास करने का है। कॉमरेड माओ त्से तुंग ने एक से अधिक बार बताया है कि लोग वास्तव में महान हैं, उनकी रचनात्मक शक्ति अक्षय है। हम तभी अजेय हैं जब हम उन पर भरोसा करते हैं। केवल लोग ही इतिहास के सच्चे निर्माता हैं और वास्तविक इतिहास लोगों का इतिहास है। मार्क्स ने बहुत पहले बताया था कि मेहनतकश लोग खुद को मुक्त करेंगे और इंटरनेशनल ने कहा है कि उनका उद्धार सम्राटों, देवताओं या नायकों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि केवल अपने संघर्षों और प्रयासों के माध्यम से ही लोग अपनी मुक्ति जीत सकते हैं, इसे बनाए रख सकते हैं और इसे मजबूत कर सकते हैं। इसे न तो दिया जा सकता है और न ही किसी के द्वारा उनकी ओर से लड़ा जा सकता है या सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए लोगों को मुफ्त में मुक्ति देने या उनके लिए लड़ाई लड़ने का कोई भी रवैया गलत है। जनता अपना इतिहास खुद बनाती है। उसकी मुक्ति उसकी अपनी चेतना और इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। वह अपना अगुवा चुनता है और उसके नेतृत्व में संगठित होकर अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करता है। केवल इसी तरह वह अपने संघर्षों के परिणामों को सुरक्षित रखने, बनाए रखने और मजबूत करने के लिए सचेत प्रयास कर सकता है। जनता के दुश्मनों को केवल जनता ही उखाड़ फेंक सकती है। ये किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। अपनी वास्तविक चेतना और लामबंदी के बिना केवल अगुवा के प्रयास ही लोगों को मुक्ति दिलाने, प्रगति करने या कुछ भी हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।
यहाँ तक कि लोगों के तत्काल हितों से संबंधित कार्य जैसे कि लगान और ब्याज में कमी, पारस्परिक सहायता दल और सहकारी समितियां भी छद्म कटौती या औपचारिक खोखली चीजों का परिणाम होंगी, जब तक कि ये कार्य उन्हें दिए जाने या उनके लिए अन्य लोगों द्वारा आयोजित किए जाने के बजाय जनता द्वारा स्वेच्छा से और सचेत रूप से स्वयं नहीं किए जाते। कम्युनिस्टों का उद्देश्य जनता का उद्देश्य है। चाहे हमारे कार्यक्रम और नीतियां कितनी भी सही क्यों न हो, उन्हें जनता के प्रत्यक्ष समर्थन और निरंतर संघर्ष के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक सब कुछ लोगों की राजनीतिक चेतना और कार्य करने की इच्छा पर निर्भर और निर्धारित नहीं होता, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और हमारे सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे। उनकी राजनीतिक चेतना और कार्य करने की इच्छा पर भरोसा करके, उनकी वास्तविक जागृति और लामबंदी के साथ और पार्टी के सही नेतृत्व के साथ, हम निश्चित रूप से अपनी पार्टी के महान उद्देश्य के सभी पहलुओं में अंतिम जीत हासिल करेंगे। इसलिए जब जनता पूरी तरह से जागृत नहीं होती है, तो कम्युनिस्टों का कर्तव्य लोगों के अगुवा किसी भी तरह के काम को करने में हर प्रभावी और उपयुक्त साधनों द्वारा उनकी चेतना को विकसित करना है। ये हमारे काम का पहला कदम है और इसे अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, चाहे ये कितना भी कठिन और समय लेने वाला क्यों न हो। पहला कदम उठाए जाने के बाद ही हम दूसरा कदम उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जनता चेतना के आवश्यक स्तर पर पहुंच जाती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके कार्यों में उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें संगठित होने और लड़ने के लिए मार्गदर्शन दें। जब ये पूरा हो जाता है, तो हम उनके कार्यों के दौरान उनकी चेतना को एक कदम और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह हम जनता को कदम दर कदम उनके मूल नारे के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसा कि हमारी पार्टी ने आगे रखा है। हम कम्युनिस्ट और जनता के बीच के उन्नत तत्व और उत्कृष्ट व्यक्ति लोगों के हित के लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं और इससे अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो कोई भी इस बिंदु से आगे जाने का प्रयास करता है, वह सभी प्रकार की गलतियां करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें व्यक्तिवादी वीरता, मामलों पर एकाधिकार और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण शामिल हैं। लोगों की मुक्ति के संघर्ष में एक कम्युनिस्ट को काम करना चाहिए और वास्तव में वह केवल उनके लिए एक नेता या मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। उसे दुनिया को जीतने की भूमिका निभाने वाले नायक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और संभवतः नहीं कर सकता। अपने क्रांतिकारी संघर्ष में लोगों को दूरदर्शी और दृढ़ नेताओं और मार्गदर्शकों की सख्त जरूरत है और ऐसे लोग वास्तव में लोगों की सफलता के लिए एक शर्त है। लेकिन लोगों को उनके लिए दुनिया को जीतने के लिए नायकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे नायक जो जनता से अलग थलग हैं, लोगों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चौथा दृष्टिकोण लोगों से सीखने का है। लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने, उनकी चेतना को जगाने और उनके कार्यों को निर्देशित करने के लिए हम कम्युनिस्टों में सबसे पहले कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे दूरदर्शिता और विभिन्न समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता। इसका मतलब है कि हमें अग्रदूत होना चाहिए, क्योंकि केवल ऐसे लोग ही दूसरों को प्रबुद्ध करने में मदद करने में सक्षम हैं। लोगों की मुक्ति के लिए हमारे पूरे दिल से समर्पण, हमारे अटूट उत्साह और हमारे त्याग की भावना के अलावा हमें लोगों की चेतना को सफलतापूर्वक बढ़ाने, उनके कार्यों को निर्देशित करने और उनकी अच्छी तरह से सेवा करने से पहले पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और सतर्कता हासिल करनी चाहिए। यदि हमें ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता हासिल करनी है तो अध्ययन अपरिहार्य है। हम मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों, अपने इतिहास और विदेशी धरती पर लोगों के संघर्षों के सबक का अध्ययन करके अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकते हैं। हम अपने दुश्मनों से सीखकर भी अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आम जनता से सीखना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान और अनुभव सबसे प्रचुर और व्यावहारिक है और उनकी रचनात्मक शक्ति सबसे महान है। यही कारण है कि कॉमरेड माओ त्से-तुंग ने हमें बार बार कहा है कि हम उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करने से पहले आम जनता से सीखें। जब हमारे साथी खुले मन से जनता से सीखेंगे और जनता के ज्ञान और अनुभव को उच्चतर स्तर की ज्ञान प्रणाली में ढालेंगे, तभी वे जनता की चेतना को विकसित करने और उनकी गतिविधियों को दिशा देने के लिए विशिष्ट कदम उठा सकेंगे। अगर हम जनता से सीखने के बजाय खुद को चतुर समझते हैं और अपनी कल्पना से योजनाएं बनाकर या ऐतिहासिक या विदेशी अनुभवों के आधार पर योजनाएं बनाकर जनता की चेतना को विकसित करने और उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रयास निश्चित रूप से व्यर्थ साबित होगा। जनता से सीखते रहने के लिए हमें एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रहना चाहिए। अगर हम खुद को उनसे अलग कर लेंगे तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित हो जाएगा और हम निश्चित रूप से उन्हें नेतृत्व देने के लिए पर्याप्त चतुर, सुविज्ञ, सक्षम या योग्य नहीं होंगे। कभी कभी साधारण लोग कुछ उच्च संस्थाओं की तुलना में सत्य के अधिक निकट साबित होते हैं। हमारे अकेले अनुभव, नेताओं का अनुभव हमारे उद्देश्य के नेतृत्व के लिए पर्याप्त नहीं है।
सही तरीके से नेतृत्व करने के लिए नेताओं के अनुभव को पार्टी सदस्यता के अनुभव, मजदूर वर्ग के अनुभव, मेहनतकशों के अनुभव तथा कथित छोटे लोगों के अनुभव से पूरित किया जाना चाहिए। ऐसा करना तभी संभव है जब नेता जनता के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़े हों, जब वे पार्टी सदस्यता के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, मेहनतकश बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े हों। जनता के साथ जुड़ाव, इस जुड़ाव को मजबूत करना, जनता की आवाज को आगे बढ़ाने की तत्परता, यही बोल्शेविक नेतृत्व की ताकत और अजेयता निहित है। सोवियत संघ के कम्युनिस्टों को स्टालिन की यही सलाह थी। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। नेताओं और नेतृत्वकारी निकायों का काम सही नेतृत्व करना, स्थिति का सही आकलन करना, उसके सार को समझना, कार्य निर्धारित करना, निर्णय लेना, इन निर्णयों को लागू करने के लिए जनता को संगठित करना और क्रियान्वयन के काम की निगरानी करना है। इसे अच्छी तरह से करने के लिए जनता से सीखना और जनता से जनता तक की नीति का पालन करना जरूरी है, अन्यथा कोई भी नेतृत्व संतोषजनक ढंग से नहीं किया जा सकता। जनता से सीखने के दृष्टिकोण का यही अर्थ है। जनता के हित में सब कुछ करने, उनके प्रति खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार मानने, उनकी आत्म मुक्ति में विश्वास करने और उनसे सीखने के दृष्टिकोण ही हमारे जन दृष्टिकोण हैं, जो जनता के अगुवा के दृष्टिकोण हैं। केवल ऐसे दृष्टिकोणों, दृढ़ और स्पष्ट जन दृष्टिकोणों के साथ ही हमारे साथी अपने काम में स्पष्ट जन दिशा का पालन कर सकते हैं और सही नेतृत्व कर सकते हैं। कुछ साथी जनकार्य को, अन्य प्रकार के कार्यों को छोड़कर केवल ट्रेड यूनियनों या किसान संघों जैसे जन संगठनों का कार्य मानते हैं। ये गलत है। पार्टी की सभी गतिविधियां और पार्टी नेतृत्व के अंतर्गत सभी गतिविधियां जनकार्य हैं और इसलिए उन्हें बिना किसी अपवाद के जनसमुदाय के माध्यम से, जनदृष्टिकोण से और जनदिशा के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी कार्य में जनदिशा और जनदृष्टिकोण को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी पार्टी स्वयं जनता का हिस्सा है और जनता की सेवा के लिए समर्पित है। इसलिए पार्टी में हमारा काम भी एक प्रकार का जन कार्य है और जन दिशा का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि सेना भी जनता का ही एक हिस्सा है और जनता की सेवा के लिए समर्पित है, इसलिए सेना में हमारा काम भी एक तरह का जन कार्य है और जन भावना के अनुरूप ही होना चाहिए। बेशक अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग प्रक्रिया की जरूरत होती है और इन्हें एक दूसरे के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियनों और किसान संघों में काम के रूपों को पार्टी और सेना के भीतर के कामों से अलग किया जाना चाहिए। फिर भी ये सभी जन कार्य के प्रकार हैं। स्वाभाविक रूप से जनता के सभी लोग एक जैसे नहीं होते और इसलिए हमारा काम विविध और जटिल है। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक कॉमरेड को लोगों के एक विशिष्ट वर्ग की सीधे सेवा करनी चाहिए, जैसे कि किसी कारखाने के कर्मचारी, किसी गांव के किसान, किसी कार्यालय के कर्मचारी, किसी सेना इकाई के सैनिक या बस कुछ व्यक्ति। सभी विभिन्न प्रकार के काम समग्र रूप से चीनी लोगों की सेवा करने के सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसलिए हमारे साथियों को भाग और समग्र के बीच के रिश्ते को सही ढंग से समझना चाहिए, ये समझते हुए कि सीमित गतिविधियों में सीधे तौर पर लगे रहने और लोगों के एक हिस्से की सेवा करने से वे अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी काम को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें भाग और समग्र दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। पूरे की उपेक्षा करते हुए केवल भाग पर नजर रखना या इसके विपरीत गलत है। भाग को पूरे के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। जब लोगों के आंशिक, अस्थायी हित उनके समग्र, दीर्घकालिक हितों से टकराते हैं, तो पहले वाले को बाद वाले के अधीन कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कम महत्वपूर्ण मुद्दों को बड़े मुद्दों के अधीन किया जाना चाहिए और छोटे सिद्धांतों को बड़े सिद्धांतों के अधीन किया जाना चाहिए। हालांकि यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। हमारे साथी एक व्यापक जनमार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होंगे, बशर्ते वे सभी परिस्थितियों में लोगों के बुनियादी हितों के साथ सीमित और समन्वयित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना जानते हों। अन्यथा वे जाने अनजाने में बहुसंख्यकों के दीर्घकालिक हितों के विरोध में लोगों के एक हिस्से के अस्थायी हितों के लिए खड़े हो सकते हैं, जिससे वे खुद को आम जनता से अलग कर सकते हैं। जनता में आमतौर पर अपेक्षाकृत सक्रिय तत्व, मध्यवर्ती तत्व और पिछड़े तत्व होते हैं। किसी उपक्रम के आरंभिक चरण में सक्रिय तत्व आमतौर पर अल्पमत में होते हैं, जबकि मध्यवर्ती और पिछड़े तत्व बहुसंख्यक होते हैं। हमारी जन दिशा बहुसंख्यक यानी मध्यवर्ती और पिछड़े तत्वों के लिए विचार की मांग करती है, अन्यथा उन्नत वर्ग अलग थलग पड़ जाएगा और तब कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। कार्रवाई के नारे और संघर्ष और संगठन के जो रूप हम जनता के सामने पेश करते हैं, वे मध्यवर्ती और पिछड़े तत्वों को स्वीकार्य होने चाहिए। लोगों की अपनी चेतना और पहल को बढ़ावा देने का मतलब मुख्य रूप से इन तत्वों की चेतना और पहल को बढ़ावा देना है। एक जन आंदोलन तभी संभव है जब इन लोगों को जागृत किया जाए और कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाए।
हमें सक्रिय तत्वों को शिक्षित करने, उन्हें एकजुट करने और संगठित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वे जनसमूह के बीच नेतृत्व का केंद्र बन सकें। हालांकि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए सक्रिय तत्वों को संगठित करना नहीं है और किसी भी हालत में उन्हें मध्यवर्ती और पिछड़े जनसमूह से अलग नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य मध्यवर्ती और पिछड़े तत्वों को आकर्षित करना और उन्हें सक्रिय तत्वों की मदद से कार्रवाई में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य जनसमूह को यथासंभव व्यापक पैमाने पर एकजुट करना है। जब मध्यवर्ती और पिछड़े जनसमूह अभी तक जागृत नहीं हुए हैं, तो हमें उन्हें कैसे प्रबुद्ध करना है ये जानना चाहिए और उनके जागृत होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। अगर हम अनिच्छा से और सिर्फ कुछ सक्रिय तत्वों का नेतृत्व करते हुए बेतहाशा आगे बढ़ते हैं, तो हम खुद को अलग थलग कर लेंगे और असफल हो जाएंगे। पूरे देश को देखें तो हम पाते हैं कि चीन की 80% आबादी किसानों की है, इसलिए बहुसंख्यक लोगों पर विचार करने का मतलब मुख्य रूप से किसानों पर विचार करना है। हमारा जन दृष्टिकोण हमारे ग्रामीण दृष्टिकोण से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में चीनी मजदूर वर्ग निश्चित रूप से अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा यदि वह चीन के किसानों की उपेक्षा करता है या यदि वह ग्रामीण इलाकों की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। चीनी किसानों और चीनी जनता के अन्य वर्गों बुद्धिजीवियों को छोड़कर के निम्न सांस्कृतिक स्तर को देखते हुए हमारे लिए यह और भी अधिक आवश्यक है कि हम अपने काम में सामान्य आह्वान को विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जोड़कर एक बिंदु पर सफलता प्राप्त करके चीजों को गति प्रदान करें। केवल सामान्य आह्वान ही उन लोगों को मार्गदर्शन देने में सफल नहीं होगा जिनका सांस्कृतिक स्तर निम्न है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि जनता, विशेषकर किसान, हमारे सामान्य प्रचार और नारों के बल पर चीजों को स्वीकार करने के बजाय केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के बल पर स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें अपने काम में एक बिंदु पर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जा सके जिसे जनता स्वयं देख सके। केवल उदाहरणों के माध्यम से ही हम जनता, विशेषकर मध्यवर्ती और पिछड़े तत्वों को चीजों को समझने, आत्मविश्वासी और साहसी बनने और पार्टी के आह्वान का एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में जवाब देने में मदद कर सकते हैं। हमारे युद्ध नायकों, हमारे श्रम नायकों और आदर्श कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर एक उत्कृष्ट भूमिका निभाई है और जनता के बीच सबसे अच्छे प्रचारक और आयोजक बन गए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्वों, उदाहरणों और अनुभव के माध्यम से जनता ने चीजों को समझा है और इस प्रकार अपनी चेतना और आत्मविश्वास को बढ़ाया है। इसी तरह चीन के क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण ने पूरे लोगों के लिए एक शैक्षिकी और ज्ञानवर्धक भूमिका निभाई है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की है। जब भी नेतृत्व सामान्य आह्वान के सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस अनुभव प्रदान करने के लिए एक बिंदु पर आगे बढ़ता है, तो वही दृष्टिकोण काम करता है। जनता के लिए किसी आह्वान को समझना मुश्किल है बिना परिचित ठोस अनुभव के। इसलिए हमें समग्रता और बहुमत का ख्याल रखना चाहिए और बंद दरवाजे की राजनीति और सांप्रदायिकता को खारिज करना चाहिए। हमें जनता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए और नौकरशाही और सरदारवाद को खारिज करना चाहिए। हम जनता को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी आदेशवाद के। हम उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी दुराग्रह के। हमें जनता की चेतना को ऊपर उठाना चाहिए और उन्हें उस जगह से आगे ले जाना चाहिए जहां वे अभी हैं। अपने काम में हमें सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और साथ ही जनता के साथ यथासंभव निकटतम संबंध बनाए रखना चाहिए। यही हमारी जन दिशा है और हालांकि इसे पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा करके ही हम मार्क्सवादी बन सकते हैं, कम्युनिस्ट कहलाने के योग्य।